नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं कुछ विधि को लेकर के, जिसमें कि प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड जिसको हम कहते हैं। चूंकि ये किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले आज हम प्रक्षेपी विधि के बारे में हम जानेंगे और कुछ वैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिकों ने इसको किस प्रकार से व्याख्यायित किया है या इसको किस प्रकार से रूपांतरित किया है या उसके प्रकार क्या बताए हैं, उसको हम सभी प्रकार से आज जानने का प्रयास करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्रक्षेपी अर्थात प्रोजेक्टिव। प्रक्षेपी से क्या अर्थ है? तो प्रक्षेपी का अगर एक मूल अर्थ की हम अगर बात करें तो प्रक्षेप का अर्थ होता है फेंकना। जैसे अगर कोई भी पंखा चल रहा होता है तो वो हवा को प्रक्षेप करता है, फेंकता है। अगर सूर्य अगर आकाश में है तो वहाँ से वो क्या करता है, तो वो प्रकाश को पृथ्वी की ओर प्रक्षेप करता है। अगर कोई लाइट अगर है तो वो क्या करता है, लाइट को प्रक्षेप करता है, प्रकाश को प्रक्षेप करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं अपनी वाणी के द्वारा कुछ न कुछ सामान्य अर्थों को प्रक्षेप कर रहा हूं आपको बताने के लिए। तो प्रक्षेप का मूल रूप से अर्थ आपने जाना होगा। अब मुख्य रूप से अगर हम प्रक्षेपी विधि को अगर हम जानेंगे तो प्रक्षेपी विधि मूलतः नैदानिक विधि या नैदानिक परिस्थितियों से आया है, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल सेटिंग। तो क्लिनिकल सेटिंग अर्थात नैदानिक परिस्थितियों से इसका जन्म या प्रारंभ इसका हुआ है। किससे? तो नैदानिक परिस्थिति। नैदानिक परिस्थिति, नैदानिक परिस्थितियों में इसका जन्म होता है। और नैदानिक परिस्थितियों में जन्म होने के नाते ये एक प्रकार का असंरचित होता है। क्या होता है? असंरचित। ये एक प्रकार का असंरचित अर्थात अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है अर्थात इसमें कुछ भी संरचनात्मक नहीं होती हैं, इसमें ये संपूर्ण रूप से असंरचनात्मक होते हैं। अब असंरचनात्मक आप उद्दीपन लिख सकते हैं। असंरचनात्मक उद्दीपन जिसको हम अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस कहते हैं, ये मूलतः अगर हम जानेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस हम किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु को देख करके या उसको जान करके अगर कोई भी व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसका अर्थ बताता है, उसको व्याख्यायित करता है, उसको अर्थ समझता है या समझाता है, तो उसी को हम असंरचित कहते हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि हम असंरचित उसको कहते हैं जो कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक वस्तु दे दी गई या एक परिस्थिति दे दी गई या एक मूर्त रूप दे दिया गया या एक कोई चित्र दे दिया गया और उसको वो स्पष्ट नहीं है, ये जो मूर्त रूप है या ये जो फॉर्मूला अर्थात ये जो चित्र हमने दिया है वो क्या है, कुछ भी उसमें स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा है। अब जब स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा होता है तो क्या होगा कि मैं उसको अपने ढंग से व्याख्यायित करूंगा, आप अपने ढंग से उसको व्याख्यायित करेंगे, कोई दूसरा उसको अपने ढंग से करेगा, तीसरा कोई अपने ढंग से करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? असंरचित। अर्थात कुछ भी अपने ढंग से जब हम व्याख्या करते हैं तो हम उसको एक प्रकार से असंरचित उद्दीपन के नाम से जानते हैं। अब मूल रूप से इसका, जैसा कि मैंने बताया कि प्रक्षेपी विधि का नैदानिक परिस्थिति में जन्म होता है और मूल रूप से इसका असंरचित उद्दीपन से इसका तात्पर्य होता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसको व्याख्यायित करता है। तो अब इस प्रकार से आप जान लीजिए कि जब भी कोई भी व्यक्ति उस परिस्थिति में आकर के उस असंरचित या अपने अचेतन मन के द्वारा अपने भावों, अपने संवेगों या अपने मनोदशाओं को अनुक्रिया के माध्यम से व्यक्त करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो असंरचित उद्दीपन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसा होता है? तो मैंने एक प्रकार का एक चीज मैंने बताया, अचेतन।
तो अचेतन मन के द्वारा, आप कहेंगे अचेतन मन के द्वारा क्या कैसे भैया? तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कोई भी अगर एक प्रक्रिया दे दी जाती है या फिर कोई भी एक आपको ढांचा दे दिया जाता है और उसको आपको व्याख्यायित करने के लिए दिया जाता है जो कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो आप जब अपने मन से व्याख्यायित करेंगे तो आपके अचेतन मन में कैसी बातें चल रही होती हैं उसको आप न चाहते हुए भी आपके संवेगों, आपके मनोभावों, आपके अंदर के जो मस्तिष्क में जो चल रहा एक प्रकार का आंदोलन है, उन सारी चीज़ों को आप अपने इन माध्यम से क्या करते हैं, अभिव्यक्त या व्यक्त कर देते हैं। तो एक फ्रैंक महोदय हैं, हालांकि इस प्रोजेक्टिव मेथड अर्थात प्रक्षेपी विधि को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने ढंग से व्याख्यायित किया है, उसके प्रकार बताए हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक फ्रैंक, कौन है, फ्रैंक के द्वारा, जो कि 1839 ईस्वी में उनके द्वारा कुछ प्रकार बताए जाते हैं, हम आज उसकी चर्चा करेंगे। सॉरी, 1839 मैंने लिख दिया, ये 1939 में फ्रैंक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा इसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला भाग होता है संघटक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। फिर दूसरा होता है रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव। तीसरा है व्याख्यात्मक। इंटरप्रेटेटिव। फिर चौथा है अपवर्तक अर्थात रिफ्लेक्टिव, विरेचक। कैथार्टिक। ये 5 इन्होंने प्रकार बताए हैं किसके, प्रक्षेपी विधि के अर्थात प्रोजेक्टिव मेथड के। इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है संघटक अर्थात कंस्ट्रक्टिव, दूसरा है रचनात्मक जिसको कि कंस्ट्रक्टिव बताए हैं, व्याख्यात्मक तीसरा है जिसको कि इंटरप्रेटेटिव कहते हैं, अपवर्तक अर्थात रिफ्रैक्टिव, और विरेचक अर्थात कैथार्टिक। अब ये 5 प्रकार में पहला इनका जो प्रकार है अर्थात संघटक का जो प्रकार है, इन्होंने मतलब ऐसा कुछ पेश किया जाता है किसी भी, जिससे हम कुछ कहलवाने की दिशा में अर्थात ऐसा हम कह सकते हैं परीक्षार्थी के पास एक ऐसा दिया जाता है जिसके माध्यम से उसको स्वतंत्रता मिलती है, अर्थात परीक्षार्थी खुद के माध्यम से वो क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को घटा बढ़ा स्वतंत्र तरीके से वो कर सकता है। जिसमें कि मान लीजिए कि कोई चित्र बनाना या कोई भी ऐसा कुछ करना या कोई भी किसी भी चीज़ों का निर्माण करना, वो अपने तरीके से, वो स्वतंत्र तरीके से उन परिस्थितियों में वो क्या करता है, वो संगठन करता है, अर्थात खुद से उसको संगठन करता है, खुद से उसका निर्माण करता है। वो स्वतंत्र है कि वो कैसा किस प्रकार से वो कर सकता है। उसमें एक महत्वपूर्ण आ जाता है कौन सा, तो हरमन रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो कंस्ट्रक्टिव अर्थात संघटक के एक बेहतर उदाहरण में से एक है, क्योंकि उसमें भी हरमन रोडसा का जो दिया हुआ होता है उसमें भी क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपने अपने तरीके से उस मनोभावों को व्यक्त करता है। अब हम दूसरा कहते हैं रचनात्मक अर्थात कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि परीक्षार्थी के पास, इसमें क्या था कि वो परीक्षार्थी स्वतंत्र था कि वो अपने माध्यम से वो कर सकता है, लेकिन ये जो रचनात्मक है अर्थात कंस्ट्रक्टिव है, इसमें
परीक्षार्थी के पास जो परीक्षा ले रहे होते हैं, परीक्षक जो होते हैं, वो परीक्षक परीक्षार्थी को एक ऐसा मैटर देते हैं जो कि उसमें वो स्वतंत्र नहीं है। अर्थात परीक्षार्थी को एक मैटर दिया जाता है जिसको उसको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी भवन को बनाना दे दिया, कि किसी भवन को आपको बनाना है, किसी महिला का चित्र बनाना है, किसी पुरुषों का चित्र बनाना है, किसी बच्चे का चित्र बनाना है, या किसी युवती का चित्र बनाना है। अर्थात उसमें परीक्षक के द्वारा एक मैटर पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है जिसमें कि वो स्वतंत्र नहीं हैं। वो उनको एक भवन का दिया है तो भवन का ही बनाना है, पुरुष का दिया है तो पुरुष का ही बनाना है, महिला का दिया है तो महिला का ही बनाना है। तो इसमें भी मुख्य रूप से ऐसा ही होता है। दोनों में मूल रूप से अंतर ये होता है, अर्थात किसमें, तो संघटक और रचनात्मक में, कि इसमें संघटक में जो परीक्षार्थी होता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, और जो कंस्ट्रक्टिव होता है अर्थात रचनात्मक होता है उसमें एक परीक्षक के द्वारा उसको कुछ मैटर दिया जाता है जिसके माध्यम से वो अपने मनोभावों को, संवेगों को व्यक्त करता है। अब तीसरा होता है आपका किसमें क्या होता है, व्याख्यात्मक अर्थात इंटरप्रिटेटिव। अब ये व्याख्यात्मक क्या होता है कि एक ऐसा परीक्षक के द्वारा परीक्षार्थी को एक ऐसी चीजें दी जाती हैं या एक ऐसा माहौल दिया जाता है जिसके माध्यम से वो क्या करता है, परीक्षार्थी क्या करता है, तो अपने मनोभावों को वो क्या करता है, तो लेखन के माध्यम से, चित्र के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से वो क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। तो मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, तो लेखनी के माध्यम अर्थात हैंड राइटिंग के माध्यम से सबसे उपयुक्त होता है। हैंड राइटिंग के माध्यम से वो क्या करता है, व्याख्यात्मक उसका वर्णन करता है। अर्थात वो क्या समझ रहा है, वो क्या जान रहा है उन सारे चित्रों के बारे में, उन मनोभावों के बारे में, उन जो उसको एक मैटर दिया गया है उसके बारे में वो क्या जान रहा है, उसको वो हैंड राइटिंग के माध्यम से वो प्रदर्शित करता है, अर्थात व्याख्यान के माध्यम से वो प्रदर्शित करता है। तो ये व्याख्यात्मक हो जाता है। फिर अपवर्तक क्या हो जाता है, अपवर्तक का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव, अर्थात वो रिफ्लेक्ट करता है, वो अपवर्तन करता है। अर्थात उसमें इसमें क्या करता है कि इस अपवर्तक में क्या करता है कि परीक्षार्थी को एक मैटर दिया जाता है और मैटर में यह कहा जाता है कि आप अपने स्वतः को, खुद को आप अपने बारे में आप बनाइए। अब वो अपना क्या कर सकता है, तो चित्र बना सकता है, वो क्या कर सकता है, तो ग्राफ के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है, वो क्या कर सकता है, तो अपने लेखनी के माध्यम से वो खुद के बारे में सारी चीज़ों को, सारे मनोभावों को, सारे संवेगों को, सारे जो मस्तिष्क में जो क्रांतियां चल रही होती हैं उन सारे पक्षों को अचेतन मन से वो क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में वो क्या होता है कि उसको पता नहीं होता है कि वो अपने अचेतन मन की बातों को वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अब ये विरेचक क्या होता है, अर्थात कैथार्टिक क्या होता है, तो विरेचक ऐसे परीक्षणों में से एक है। इसमें जो परीक्षार्थी होता है, परीक्षार्थी को हस्तचालित प्रक्रिया के द्वारा या हस्तचालित प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, उसको अपने बारे में बताने के लिए उद्यत करता है। इसमें एक मुख्य क्या है, तो खेल माध्यम, तो खेल विधि के द्वारा, अर्थात खेल, आप अगर किसी को खेल खिलवाते हैं तो उसका जो मेन नेचर है, वो उसका किस प्रकार का नेचर है, वो सारी चीज़ उसमें व्यक्त भी हो जाता है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता है। तो विरेचक के माध्यम से वो खेल जो हस्तचालित प्रक्रिया में भी होता है, उसमें अगर मान लीजिए कि कबड्डी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है या तीरंदाजी, मतलब कोई भी खेल खेल रहा है, तो उसका वो किस प्रकार का नेचर है, किस प्रकार की उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं, किस प्रकार के उसकी दक्षता है, या किस प्रकार की उसकी सोच है, मनोभाव है, संवेग है, क्रांतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन सारे पक्षों को वो विरेचक के माध्यम से क्या करता है, अभिव्यक्त कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्षेपी विधि के बारे में जो फ्रैंक ने 1939 में दिया है, इसका आपने बेहतर यहाँ पर उल्लेख पाया होगा और आपने समझा होगा। अगर आप
बेहतर ढंग से आप इन बातों को समझते हैं तो आप एजुकेशन प्रभाग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।